कौन सी औलाद माँ बाप से भीख मंगवाती है। निर्दय बहू और बेटे की कहानी। जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं दोस्तों, जिस तरह सब्जी में सारे मसाले डालने पर और केवल नमक न डालें तो सब्जी स्वादहीन रह जाती है, उसी तरह हम अपनी संतान को कितना ही लाड़ प्यार दें, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाएं, उसको हर वह खुशी दें जिसे वह पाना चाहते हैं, परंतु उसे अच्छी संस्कार न दें तो वह औलाद आपके किसी काम की नहीं। ऐसे औलाद से माँ बाप को सिर्फ दुख ही मिलता है। अब आप अपने भाग्य को कोसिए, चाहे ईश्वर को दोष दीजिए, यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसे ही मैं आपको एक नालायक बहू और बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। मित्रों, जो माँ बाप अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं, उनके खाने के बाद ही खाते हैं, वही औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप को नहीं खिला पाते। तो इसके पीछे की मैं वजह बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए बने रहिए इस कहानी में वीडियो के समाप्त होने तक। किसी गांव में ब्रजभूषण नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी का नाम मालती देवी था। ब्रजभूषण मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उनका एक बेटा था प्रकाश, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। प्रकाश को उन्होंने हर वह खुशी दी जिसकी उसने इच्छा की थी। ब्रजभूषण ने अपने बेटे प्रकाश को बचपन से ही बाहर पढ़ाया था। वह जब कभी घर आता, ब्रजभूषण उसकी पढ़ाई का खर्च, खाने रहने का खर्च वहीं पहुंचा दिया करते थे। प्रकाश की जब पढ़ाई पूरी हुई तो उसी शहर में उसे एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। वहीं उसने एक अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा स्वाति। स्वाति जब कुछ बड़ी हुई तो एक दिन उसने अपने पिता के मुख से अपने दादा दादी के बारे में सुनी कि वे एक छोटे से गांव में, जहां उसका पुश्तैनी घर है, वहां रहते हैं। स्वाति भी अपने दादा दादी से मिलने के लिए तड़पने लगी। वह उससे मिलना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता से कहकर अपने दादा दादी को वहीं अपने पास बुलवा लिया। स्वाति अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश हुई। दादा दादी भी स्वाति को बहुत प्यार करते थे। स्वाति पूरे दिन अपने दादा दादी से बातें किया करती थी। जब वह स्कूल जाने लगी तो उसके दादा रोज उसे स्कूल छोड़कर आते थे। वह अपने दादा दादी से बहुत घुल मिल गई थी। स्कूल से लौटने के बाद भी वह अधिकतर समय उनके पास ही गुजारती थी। ब्रजभूषण का सपना था कि उसकी पोती पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने। आगे चलकर स्वाति डॉक्टरी का कोर्स करने लगी। वह डॉक्टरी की पढ़ाई करने दिल्ली चली गई और वहीं रहकर अपना कोर्स करने लगी। जब भी उसे अपने दादा दादी की याद आती थी तो वह फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे प्रकाश की पत्नी अपने सास ससुर से चिढ़ने लगी। वह उसको हमेशा नफरत की दृष्टि से देखती थी। उसने कई बार अपने पति से भी शिकायत की थी कि देखो, मुझे तुम्हारे माँ बाप का बर्ताव अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं एक मॉडल ज़माने की स्त्री हूँ। मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी। इनके गंदे वस्त्र नहीं धो पाऊँगी। भोजन दवाई में ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ना मैं कहीं घूमने जा पाती हूँ, ना किसी सहेली से बात कर पाती हूँ। सारा दिन मैं इन्हीं की गंदगी साफ करती रहती हूँ। अब मुझसे यह काम नहीं होगा। अब तुम्हें मुझे या अपने माँ बाप में से किसी एक को चुनना होगा। चूल्हा चौका करते करते मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर प्रकाश ने भी कुछ नहीं कहा।
उल्टा वही पत्नी के तलबे सहलाने लगा। देखो मधु, मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था कि किसी दिन कंपनी से छुट्टी मिले तो मैं माँ और पिताजी को गांव छोड़ आऊँ। अब थोड़े दिन की बात है, छुट्टी मिलते ही मैं इन्हें गांव छोड़ आऊँगा। पत्नी बोली, अब मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें छुट्टी मिले या न मिले, मैं इन्हें आज ही शहर में छोड़ आऊँगी। परेशान होकर ये खुद ही गांव चले जाएंगे। प्रकाश पत्नी का बहुत बड़ा गुलाम था। उसने भी कह दिया, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। इतना कहकर प्रकाश अपनी कंपनी में चला गया। इधर मधु ने अपने सास ससुर को शहर में ले जाकर छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह अपने सास ससुर से बोली, माँ जी और पिताजी, प्रकाश जब ऑफिस गए थे तो मुझसे कह रहे थे कि माँ और बाबूजी बहुत परेशान रहते हैं। तुम इन्हें शहर ले जाकर इनके पूरे शरीर का चेकअप करवा देना। चलिए, आज मैं आप दोनों का फुल बॉडी चेकअप करवा देती हूँ, फिर आराम से दवाइयाँ चलती रहेगी। दोस्तों, ब्रजभूषण और मालती देवी को बहू के दिमाग में चल रहा साजिश का पता नहीं था। वे दोनों खुशी खुशी मधु के साथ चेकअप कराने के लिए चल पड़े। धिक्कार है ऐसे बेटे की गुलामी वाली मानसिकता को, जिसने एक बार भी अपनी पत्नी के बातों का विरोध नहीं किया। वह इतनी जल्दी माँ बाप के ऋण को भुला देगा, ये कभी ब्रजभूषण ने नहीं सोचा था। ऐसे बेटे धरती पर बोझ हुआ करते हैं। पत्नी तो दूसरे माँ बाप की थी, पर प्रकाश तो उनका अपना सगा बेटा था, जिसके लिए उसने अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी और उसे पढ़ाया लिखाया और कामयाब इंसान बना दिया। वह पढ़ लिख कर धन कमाने में तो कामयाब हो गया, पर रिश्तों की मर्यादा का उसे कोई ज्ञान नहीं था। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का उसे कोई ज्ञान न था। पैसे और वासना की चकाचौंध में वह अपने भगवान को भी भूल गया था। धिक्कार है ऐसी कामयाबी पर। दोस्तों, इधर मधु अपने सास ससुर को बहला फुसलाकर शहर लेकर चली गई और टेस्ट कराने के नाम पर उन्हें एक अस्पताल में छोड़कर चली आई। वे दोनों बुजुर्ग दंपति सुबह से शाम तक उसी अस्पताल में बैठे रहे। वहाँ उनका ना कोई टेस्ट हुआ और ना तो मधु उसके पास लौटी। वे दोनों बहुत दुखी हुए। 2 दिन तक भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहे। अब वे अपने बहू की करतूत को समझ चुके थे। उसकी बहू ने उन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ा है। वे गांव से आए थे, शहर से ज़्यादा परिचित नहीं थे, इसलिए इधर उधर भटकते रहे। इधर स्वाति ने भी एक दिन अपने दादा दादी से बात करने के लिए फ़ोन मिलाया तो उसकी माँ ने बताया, बेटी, तुम्हारे दादा दादी तो पिछले हफ्ते गांव चले गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत प्रयास किया, पर वे नहीं माने। कह रहे थे कि हमें गांव की बहुत याद आती है, उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था। स्वाति बोली, माँ, दादा दादी जब गांव गए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर क्यों नहीं बताया? तो मधु बोली, बेटा, तुझे बताता तो तुम उन्हें जाने नहीं देती और तुम्हारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। खैर, तुम चिंता न करो, वे हमेशा के लिए गांव थोड़े ही गए हैं। जब उनका मन भर जाएगा तो वे फिर से यहाँ चले आएंगे। तुम उनकी याद बिल्कुल मत करना, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना। हम तुम्हें जल्द ही डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं। तुम्हारे दादा दादी भी तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखकर बहुत खुश होंगे। कह रहे थे, स्वाति से कहना खूब मन लगाकर पढ़ाई करी। दोस्तों, अपने दादा दादी के सपनों को पूरा करने के लिए स्वाति ने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की, अपनी शिक्षा पर खूब ध्यान दी। धीरे धीरे इस तरह 6 महीने बीत गए। स्वाति का कोर्स पूरा हो चुका था। उसे डॉक्टरी की डिग्री मिल गई थी। वह अपने घर लौटना चाहती थी,
तभी उसकी सहेलियों ने कहा, स्वाति, हमारी डिग्री हमें मिल चुकी है, आज हम लोग हरिद्वार चलकर पहले गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। स्वाति ने भी हाँ कह दिया। वह अपने सहेलियों के साथ हरिद्वार पहुंच गई। वहां उसने सबके साथ मिलकर गंगा स्नान की। उसके बाद उसकी सभी सहेलियां अपने अपने घर को चले गए। स्वाति भी अपने घर को जाने वाली ही थी। तभी उसकी नज़र एक मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे दो बुजुर्ग पर पड़ती है। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे उसके ही दादा दादी बैठे हों। फिर उसने सोची कि नहीं, मेरे दादा दादी तो गांव गए हुए हैं, वे भला यहाँ कैसे आ सकते हैं। वे उन्हें नज़रअंदाज करके जाने लगे थे, परंतु उनका मन नहीं माना। सोचने लगी, एक बार उनके पास चलकर देखना चाहिए, भले ही कोई और हो, मेरी शंका तो मिट ही जाएगी। यही सोचकर स्वाति उसके पास गई। उसने देखा कि उसके दादा दादी ही थे, जो फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों की भीड़ में बैठे भीख मांग रहे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वाति जब उसके सामने पहुंची तो वे दोनों भी अपनी पोती को पहचान लिया और एकदम से रोते हुए स्वाति से लिपट गए। मेरी बच्ची कहकर रोते जा रहे थे। दादा दादी को फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगते देखकर स्वाति भी उससे लिपटकर रो पड़ी। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। न जाने कब से वे स्नान नहीं किए थे। पास में जूठा खाना पड़ा था। स्वाति अपने दादा दादी की हालत देखकर ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक सकी। वे दोनों भूखे प्यासे रह रहकर बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लोगों की भीड़ चारों तरफ से यह नज़ारा देख रहे थे कि एक लड़की जो सूट बूट पहने हुई थी, वह दो बुजुर्ग भिखारी से लिपटकर क्यों रो रही है। इधर स्वाति ने अपने दादा दादी से पूछा कि माँ और पिताजी ने मुझे बताया था कि आप दोनों गांव गए हुए हैं, फिर यहाँ कैसे आ गए। तब वे दोनों कहते हैं, बेटी, जो दिन हमने नहीं देखा था वो हमारी बहू और बेटों ने दिखा दिया। शायद हमने उन्हें पाल पोस कर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी गलती का फल हम भुगत रहे हैं। स्वाति बोली, दादाजी, उन्होंने आपके साथ क्या किया, मुझे पूरी बात बताइए। तब स्वाति के दादा दादी ने पूरी कहानी सुना दी। बेटा, एक दिन तुम्हारी माँ हमें टेस्ट कराने के नाम पर शहर के अस्पताल में ले आई और वहीं हमें छोड़कर चली गई। हम कई दिनों तक अनजान सड़कों पर भूखे प्यासे भटकते रहे। हमारे बेटे ने भी हमें ढूंढने का प्रयास नहीं किया। एक दिन हमें कुछ लोग मिल गए जो हरिद्वार जा रहे थे। उन्होंने हमसे हमारा नाम और पता पूछा और कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। हमने सोचा कि जिस बहू बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, अब उनके घर जाकर हम क्या करेंगे। हमने उनसे कहा कि हमारा कोई नहीं है, तो वे हमें साथ में हरिद्वार लेते आए। बोले, यहाँ पर खूब भंडारा होता है, यहाँ तुम्हें भोजन पानी मिलता रहेगा और कोई वृद्धाश्रम वाला ले जाएगा। तभी से हम इस मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। कोई भोजन दे जाता है तो खा लेते हैं, कोई पैसे दे जाता है तो उनसे दवाई ले आते हैं। स्वाति अपने माँ बाप की करतूत सुनकर गुस्से से भर उठी। उसे अपने माता पिता से नफरत हो गई थी। स्वाति ने अपने दादा दादी को नहलाया धुलाया, फिर उन्हें साफ वस्त्र पहनाए और बोले, आप दोनों मेरे साथ घर चलिए। दादा दादी अपने हाथ छुड़ाते हुए बोले, बेटी, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे जिन्होंने हमें भीख मांगने के लिए यहाँ छोड़ दिया। वे हमारे लिए मर चुके हैं। हम इसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर अपना समय काट लेंगे। स्वाति बोली, नहीं दादाजी, मैं आप दोनों को यहाँ नहीं छोड़ सकती, आपको मेरे साथ चलना ही होगा।
आज से आप दोनों की देखभाल मैं स्वयं करूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। मित्रों, इतना कहकर स्वाति अपने दादा दादी को अपने साथ लेकर घर पहुंची। वह अपने मम्मी पापा से बोली, माँ और पिताजी, जब आप दोनों दादा दादी की तरह बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको शहर में चेकअप के बहाने भीख मांगने के लिए छोड़ आऊँगी। आप अभी से भीख मांगने का अभ्यास बना लीजिए, बुढ़ापे में आपको बहुत काम आएंगे। स्वाति की ऐसी बातें सुनकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगी, बेटी तुम कैसी बात कर रहे हो? हम सड़कों पर भीख क्यों मांगेंगे? हमारा घर नहीं है क्या? बेटी बोली, पिताजी यह घर तो दादा दादी का भी था, फिर उन्हें घर से क्यों निकाल दिया गया? जिन्होंने आपको पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दिया, इसलिए कि आप बुढ़ापे में उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सको। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि बुढ़ापे में उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए किसी मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगना पड़ेगा? ये क्यों भूल रहे हैं कि जैसा आप बोओगे वही आपको काटने को भी मिलेगा। बदला तो चुकाना ही पड़ता है। आपने मुझे झूठ बोला था कि दादा दादी गांव गए हुए हैं, जबकि आपने और माँ ने उसे अनजाने शहर में ले जाकर छोड़ दिए। आप दोनों पापी हो और पापियों के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आपको अकेला रहना अच्छा लगता है तो रहिए अकेले, मैं भी आपको छोड़कर जा रही हूँ। मित्रों, वे दोनों गिड़गिड़ाते रह गए। बेटी मेरी बात सुनो, बेटी मुझे माफ़ कर दो। पर स्वाति ने उनकी एक न सुनी। इतना कहकर स्वाति अपने दादा दादी को लेकर शहर चली गई। सरकार से लोन लेकर एक हॉस्पिटल खोली और उसे चलाने लगी। वहीं रहकर अपने दादा दादी की सेवा करती रही। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल अच्छा चलने लगा और उसका ऋण भी अदा हो गया। उसने कभी अपने माँ बाप की ओर मुड़कर नहीं देखी। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, पहली गलती तो माँ बाप कर देते हैं। अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पर उसमें कभी सभ्यता या संस्कार का बीज नहीं डालते। उन्हें बचपन से ही स्वयं से इतना दूर रखते हैं कि माँ बाप के लिए उनके दिल में ममता मर जाती है। बाहर रहते रहते वे बाहर के ही होकर रह जाते हैं। कहते हैं, मोह तो तब होता है जब वह बचपन से ही परिवार का सुख दुख का अनुभव किया हो। दूर रहकर उनके अंदर दूर रहने की आदत बन जाती है। रहा सहा काम बेटे की स्त्री आकर कर देती है और उन्हें उस समय भी अकेला रहना पड़ता है जब उन्हें सहारे की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। इसलिए माँ बाप को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों को खुद से इतना दूर न रखें कि वे दूर ही होते चले जाएं। उन्हें परिवार में रखकर संस्कारों से, सदाचार से परिचित कराएं। अच्छा इंसान बनाने के लिए जितनी शिक्षा जरूरी है उतने ही संस्कार भी जरूरी है। शिक्षा पाकर वे सफल तो बन जाएंगे, पर सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज से ही अपने बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना शुरू कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर भी अवश्य ही करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।